हेलो एवरीवन, राइट टू प्रिवेसी ये एक ऐसा राइट है जो हमें प्रोवाइडेड है फॉर आर प्राइवेट स्पेस एंड इट इज़ मेड श्योर दैट ये जो हमारी प्राइवेट स्पेस हमें अवेलेबल है ये कोई और इन्फ्रिंज ना करे एंड दिस पर्टिकुलर राइट इज़ अवेलेबल टू अस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आर फंडामेंटल राइट। लेकिन 2017 से पहले प्रिवेसी के बारे में डिस्कशन तो होता था, लेकिन ये राइट है या नहीं इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो कि सिर्फ इससे डील करे। बट इन द केस ऑफ केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया दैट राइट टू प्रिवेसी is our fundamental right which is provided to us under article 21 of the Indian Constitution। ये राइट इतना इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेसिक ह्यूमन राइट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1948। यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रिवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और यूडीएचआर के आर्टिकल 12 के अंदर इसे एक बेसिक ह्यूमन राइट कंसिडर किया गया है। दो अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है जो प्रिवेसी पे, डेटा प्रोटेक्शन पे एक्सप्लिसिटली बात करता हो, लेकिन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है न्यू ड्राफ्ट ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 and it is expected to be introduced in the Indian Parliament in 2023 during the budget session। Recently इसे इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर पब्लिक व्यूज़ एज वेल। अब आप सोच रहे होंगे हम क्या करें इस बिल का, हमें क्या लेना देना, लेकिन ये आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि ये डील करता है आपके डेटा से, आपकी इंफॉर्मेशन से जो आप इन ऐप्स को देते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं जब आप उन्हें यूज़ करते हैं। सो उस डेटा को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कहाँ यूज़ किया जा रहा है और इससे आपको क्या खतरा हो सकता है, इसी के बारे में ये बिल जो है वो बात करता है। इसीलिए इसे पब्लिक व्यूज़ के लिए भी रखा गया है। दिसंबर तक जो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने व्यूज़ इस बिल के बारे में दे सकते हैं। ये जो बिल है वो पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार जो है ऐसे ड्राफ्ट बिल्स बन चुके हैं डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से हर बार ये एक्ट नहीं बन पाते, ये पास नहीं हो पाते। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 was proposed by जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। इसे सेटअप किया गया था ताकि वो रिकमेंडेशंस दे सकें ऑन द न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। 2018 के अंदर इस बिल को रिवाइज किया गया था एंड द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वापस से इस बिल के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो करे गए। लगभग ऑलमोस्ट द फुल बिल वॉज आस्क्ड टू बी चेंज। सो जब इतने सारे चेंजेस की रिकमेंडेशन दी गई तो ये माना गया कि इस पूरे बिल को जो है हटा दिया जाए और वापस से एक नया बिल बनाया जाए नए सिरे से और उसको हम पास करें। लेकिन ये इतने सारे रिविजन्स किए क्यों जा रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर, इसका क्या कारण है? इसके कई सारे कारण हैं। पहला जो रीज़न है वो ये है कि हम बात कर रहे हैं कि लोगों का जो डेटा है वो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए उसका, और ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताना पड़ेगा कि वो इसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लेजिटिमेट डेटा प्रोसेसिंग है वो हिंडर नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बिकम इम्प्रैक्टिकल। Second issue is that we need to create a balance between right to data privacy and the reasonable exception। क्योंकि जब हम exception की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है हमारी गवर्नमेंट जो for legitimate reason हमारे पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग करती है। अगर हम सब सारे डेटा को यूज़ करने से रोक देंगे तो ये जो लेजिटिमेट डेटा प्रोसेसिंग है ये भी रुक जाएगी। तो हमें इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है डेटा लेजिटिमेटली यूज भी हो और लेजिटिमेट डेटा प्रोसेसिंग हिंडर भी ना हो। थर्डली, देयर लॉ मस्ट बी फ्यूचर प्रूफ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिजिटल एरा। फेसबुक इज़ इवन मेकिंग अ मेटावर्स। तो हमें ये देखना है कि कैसे ये जो बिल, ये जो लॉ हम बना रहे हैं वो फ्यूचर में भी रेलेवेंट रहे। सो
this particular law should keep pace with the current technological development. And at last ये जो rights और remedies हमें available हैं, it should be made easily accessible by the data principals, यानी वो लोग जिनका ये data है, साथ साथ who have unequal bargaining power with respect to the data fiduciaries और the companies जिन्हें आप ये डेटा दे रहे हैं, जिनके साथ आप ये डेटा शेयर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे प्रेजेंट बिल की जो इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल के अंदर 7 की प्रिंसिपल्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ये जो पर्सनल डेटा यूज़ किया जा रहा है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लॉफुल मैनर में यूज़ होना चाहिए विच इज़ फेयर टू द इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसपेरेंट टू द इंडिविजुअल्स, यानी उसका उस पर्टिकुलर डेटा का मिसयूज़ ना हो। दूसरा प्रिंसिपल है दैट ये जो पर्सनल डेटा है इट शुड ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज कलेक्टेड, यानी कंपनीज को बताना होगा कि वो किस लिए इस डेटा को कलेक्ट कर रही हैं और जो रीज़न उन्होंने बताया है वो उसी रीज़न के लिए इसको यूटिलाइज करेंगी, ना कि किसी और रीज़न के लिए। थर्ड प्रिंसिपल इट टॉक्स अबाउट डेटा मिनिमाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये जो कंपनी है, ये कम से कम डेटा जो है लोगों से लें और प्रोसेस करके दें। सो कम से कम इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि सिंस वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, हैकिंग, लोगों को ट्रैक करना, बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं। तो जितना कम पर्सनल इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होगी उतना ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि इसको मिसयूज़ करने के चांसेस कम से कम होंगे अगर आपका जो डेटा अवेलेबल है वो कम से कम आपने इन कंपनीज़ को दिया होगा। Fourth principle puts an emphasis on data accuracy when it comes to collection, कि जो भी आप डेटा दे रहे हो वो accurate होना चाहिए। Fifth principle states that कि ये जो डेटा, जो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, it should not be stored perpetually, यानी आप हमेशा के लिए ये सारा डेटा अपने पास नहीं रख सकते बाय डिफ़ॉल्ट। इसका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होना चाहिए, लिमिटेड ड्यूरेशन होना चाहिए। उतने ही टाइम के लिए आप इस डेटा को अपने पास रख सकते हो, उसके बाद आपको इसे डिलीट करना होगा, क्योंकि जब तक ये रेलेवेंट है इट्स फाइन, व्हेन इट बिकम्स इररेलेवेंट इट इज़ ऑफ नो यूज़, आपको उसे डिलीट कर देना चाहिए बिकॉज इन फ्यूचर इट माइट बी मिसयूज्ड। सिक्स्थ प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है दैट देयर शुड बी रीजनेबल safeguard to ensure that there is no unauthorized collection or processing of पर्सनल डेटा। लास्ट प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि वो पर्सन जो कहता है कि ये डेटा ज़रूरी है, प्रोसेसिंग ज़रूरी है, अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देन इन दैट केस दैट पर्सन शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग, फॉर सच मिसहैप। अब हम ये तो समझ गए हैं कि किन की प्रिंसिपल के बेसिस पे ये पूरा डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो बनाया गया है, लेकिन अब हम समझेंगे की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी क्या है। डेटा प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली इट रेफर्स टू इंडिविजुअल जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, और अगर हम बच्चों की बात करें, वो बच्चे जो 18 साल से कम की उम्र के हैं, उस केस में उनके पेरेंट्स या फिर लॉफुल गार्जियन जो है वो एक्ट करेंगे एज डेटा प्रिंसिपल्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेटा फिड्यूशरी की, सो डेटा फिड्यूशरी इज़ बेसिकली द एंटिटी, यू कैन से द इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, स्टेट एक्सेट्रा, जो कि डिसाइड करते हैं द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डेटा। सो डेटा प्रिंसिपल तो वो पर्सन जो अपना डेटा दे रहा है, और डेटा फिड्यूशरी यानी वो कंपनी, वो इंडिविजुअल जो उस डेटा को ले रहा है, जो उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। अब ये पर्सनल डेटा क्या होता है? आप तो कह सकते हैं कि ये भी मेरा पर्सनल डेटा है, ये भी मेरा पर्सनल डेटा है। नहीं, इसे डिफाइन ऐसे किया गया है कि कोई भी डेटा बाय विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड, उस डेटा को हम पर्सनल डेटा कहेंगे। और जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोसेस करेंगे,
Process means the entire cycle of operations that can be carried out in respect of personal data. अब हम ये तो समझ गए कि डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट इस बिल के अंदर है, वो है इन रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी. सो ये सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो डील करते हैं विद हाई वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेजिग्नेट करेगी अंडर दिस कैटेगरी. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम सब की इंफॉर्मेशन है. आधार कार्ड के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू KYC करवाते हैं हमसे, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. उन्हें हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी कह सकते हैं. और वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कैटेगरी के अंदर डालेगी, उन सभी को हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी का नाम दे सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अवेलेबल अंडर दिस बिल. सो वो इंडिविजुअल्स जो अपना डेटा देते हैं, अपना पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, उनके पास राइट होना चाहिए इन रिगार्ड टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. ये जो बिल है ये इंश्योर करता है दैट इंडिविजुअल्स शुड बी एबल टू एक्सेस बेसिक इंफॉर्मेशन इन लैंग्वेजेस. अब कौन सी लैंग्वेज है? इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. सो इसके अंदर ये बताया गया है कि हर वो लैंग्वेज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में अवेलेबल है, हर उस लैंग्वेज में हमें इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए. यानी सिर्फ हिंदी या इंग्लिश नहीं, बल्कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल के अंदर शामिल हैं, उन सभी लैंग्वेजेस में हमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट राइट विच इज़ अवेलेबल इज़ राइट टू कंसेंट. इंडिविजुअल्स जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनका डेटा प्रोसेस हो रहा है, दे नीड टू गिव कंसेंट बिफोर देयर डेटा इज़ प्रोसेस्ड. एंड एवरी इंडिविजुअल शुड नो कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या क्या पर्सनल डेटा दे रहे हैं एक डेटा फिड्यूशरी को. एंड दे शुड ऑल्सो नो दैट फॉर वॉट purpose such information is collected by data fiduciary. Users should also have the right to withdraw consent from data fiduciary. यानी आपने एक बार तो अपनी कंसेंट दे दी, लेकिन बीच में अगर कभी भी आप अपनी कंसेंट जो है रिवोक करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये राइट है कि आप जो है अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट राइट विच इज़ अवेलेबल इज़ राइट टू इरेज, यानी राइट टू बी फॉरगॉटन. सो डेटा प्रिंसिपल्स यानी यूज़र्स जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दे कैन at any time demand the erasure and correction of data collected by the data fiduciary. यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे इरेज करवा सकते हैं. यू कैन डिमांड दैट आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन टू बी इरेज्ड. राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू इरेजर अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है. शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है विदाउट योर कंसेंट, उसे आप हटवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपने कंसेंट दी भी थी उस इंफॉर्मेशन के लिए एंड नाउ दैट इंफॉर्मेशन इज़ इररेलेवेंट और यू डोंट वांट इट टू बी शेयर्ड, तो आप उसे भी इरेज करवा सकते हैं. नेक्स्ट राइट विच इज़ अवेलेबल इज़ राइट टू नॉमिनेट. सो यूज़र्स जिनकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, जिन्हें हम डेटा प्रिंसिपल्स कहते हैं, दे हैव द राइट टू नॉमिनेट एन इंडिविजुअल हु विल एक्सरसाइज all these rights which we have discussed in the event of their death. So अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो इनकेपेबल हो जाते हैं कुछ भी सोचने समझने के, इन दैट केस ये जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो देखेगा कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जो डेटा है, वो मिसयूज़ तो नहीं हो रहा और कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है. सो ये सारे राइट्स अवेलेबल हैं उन यूज़र्स को, उन लोगों को जो अपना डेटा जो है डेटा फिड्यूशरीज के साथ शेयर करते हैं. This bill also proposes to set up a data protection board.
ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है ये इंश्योर करता है दैट एवरीवन इज़ कंप्लाइंग विद द बिल, यानी बिल के जो भी प्रोविजंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं. एंड इन केस एन अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स इज़ हर्ड फ्रॉम द डेटा फिड्यूशरी, इन दैट केस जो कंज्यूमर्स हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं टू दिस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड. यानी अगर आप अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहते हो या आपकी इंफॉर्मेशन के बिना कोई आपकी पर्सनल डेटा यूज़ हुआ है या गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, तो इन दैट केस या तो आप डेटा फिड्यूशरी को कह सकते हो कि मेरी इन्फॉर्मेशन हटाई जाए, या फिर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो टू दिस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड. दिस बिल अलाउज फॉर क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ डेटा. सो कुछ कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है, कुछ नोटिफाइड कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे ये प्रोवाइडेड हमें दैट दे हैव अ सूटेबल डेटा सिक्योरिटी लैंडस्केप, और गवर्नमेंट वहाँ से एक्सेस कर सकती है डेटा ऑफ इंडियंस. तो जो भी इंडियंस अवेलेबल हैं उस एरिया से भी, उस टेरिटरी से भी गवर्नमेंट डेटा को एक्सेस कर सकती है. ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर जो पेनल्टीज़ हैं उन्हें पहले से काफ़ी बढ़ा दिया गया है. सो इन केस डेटा फिड्यूशरी जो है वो इस बिल को ध्यान में रख के नहीं चल रही, इस बिल के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती, इन दैट केस दिस बिल प्रपोजेस टू इम्पोज सिग्निफिकेंट पेनल्टीज ऑन बिजनेसेस दैट अंडरगो डेटा ब्रीचेस और फेल टू नोटिफाई यूजर्स व्हेन ब्रीच हैपन. सो इसमें कितनी पेनल्टी इम्पोज हो सकती है? इट कैन रेंज फ्रॉम 50 करोड़ टू 500 करोड़. और फॉर डेटा प्रिंसिपल्स कितनी है, यानी यूज़र्स, अगर यूज़र्स अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देते हैं वाइल साइनिंग अप फॉर एन ऑनलाइन सर्विस, इन दैट केस द यूज़र कुड बी फाइन अप टू 10,000 रुपीज़. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ही पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, बल्कि अगर आप भी कोई भी सर्विस को यूज़ करने से पहले अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, इन दैट केस उस गलत इन्फॉर्मेशन के लिए आप पे भी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है. लेकिन इस बिल के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी हमें अवेलेबल हैं और उन एग्जेम्पशंस की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. So, the central government can exempt certain businesses from adhering to the provisions of this bill. So, central government decide करेगी कि किसको इस provision को जो है follow करना है और किसको नहीं. And this is decided on the basis of the number of users and the volume of personal data processed by the entity. मगर ये एग्जेम्पशन जो है ये लाया क्यों गया इस बिल के अंदर? क्योंकि इस बिल के जो मेकर्स थे उन्होंने कंसिडर किया स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री को, जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट की थी दैट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है वो काफ़ी कंप्लाइंस इंटेंसिव है, जिसकी वजह से वो ढंग से डेटा की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है दैट दे कैन exempt their agencies from this particular bill in the name of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, maintenance of public order or preventing incitement to any cognizable offense. सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एग्जेम्पशंस की सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. दो इस प्रोविज़न को लेके काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास काफ़ी सारी पावर्स रख ली हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है इन द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. इस सब के अलावा एक और प्रोविज़न भी है इस बिल में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है क्लॉज 30 सब क्लॉज 2. ये जो क्लॉज 30 सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है दैट एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एनी पर्सनल डिटेल विच हैज़ बीन आस्क्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन इट विल बी एग्जेम्प्टेड. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हम सब जानते हैं कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम RTI फाइल कर देते हैं और RTI के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. दो RTI का जो एक सेक्शन है, सेक्शन 8 सब क्लॉज J, वो ये कहता है दैट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होगी अगर वो पब्लिक के लिए एक रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अब इस प्रोविज़न के बाद वो ये कहते हैं कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इट विल बी
टोटली एग्जेम्प्टेड, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। इससे पहले जो है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे होता था कि वो देखेगा कि ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जस्टिफाइड नहीं है तो वो नहीं देता था, दैट इट वोंट अफेक्ट द पब्लिक। बट अब जो है इट इज़ totally exempted. So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.